हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बेंटर्स। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, जो पार्ट 1, 2 एंड 3 है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, आखिर अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस आए। उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, द सिविल लॉ, द सिविल वॉर, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी एंड स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा है यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि जो बॉल्शविक्स पार्टी थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मतलब वो चाहती ही नहीं थी कि किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ज़्यादातर जो बैंक थे और जो इंडस्ट्री थे, जो बॉल्शविक पार्टी थी, उन्होंने नेशनलाइज कर दी थी। कब? नवंबर 1917 में। नेशनलाइज का मतलब अब गवर्नमेंट का उस पर सारा कंट्रोल होगा। ठीक है, इन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था और पीसेंट को ये बोला कि अब तुमको ये अलाउ है कि जो नोबेलिटी की लैंड है उसको तुम सीज कर सकते हो, मतलब उसकी लैंड को तुम अपना बना सकते हो। इन सिटीज में बॉल्शविक ने ये एनफोर्स कर दिया, ये चीज़ें लागू कर दी कि उस मतलब ये सिटीज में उसने ये किया कि जो लार्ज हाउसेस थे उनका पार्टीशन करने लग गया। अब किस बेस पे कर रहा था? वो था फैमिली रिक्वायरमेंट्स पे, कि आखिर किस फैमिली की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर छोटी फैमिली है तो उनको छोटा घर दिया जाए, बड़ी फैमिली है तो बड़ा घर दिया जाए। और जो बॉल्शविक था उन्होंने बैन कर दिया था जितने भी ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी है, अभी ये सारे यूज नहीं होंगे। ठीक है, टू असर्ट द चेंज को दिखाने के लिए जो न्यू यूनिफॉर्म थी आर्मीज की एंड ऑफिशियल्स की, ये डिज़ाइन की गई। उसके बाद क्लोथिंग कंपटीशन आया 1918 में, जहाँ पर जो सोवियत हैट थी वो बहुत ज़्यादा चूज हुई और बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये थी वो सोवियत हैट जो सोल्जर ने पहन रखी है। इसमें हम ये अब पढ़ेंगे कि जो बॉल्शविक पार्टी थी उसको द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हमने रीनेम कर दिया था। उसके बाद नवंबर 1917 में बॉल्शविक ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए। लेकिन इनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। ठीक है, जनवरी 1918 में क्या हुआ कि जो असेंबली थे उसने बॉल्शविक के जो मेजर्स थे, बॉल्शविक जो चीज़ें कर रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और लेनिन ने इसके बदले में जो असेंबली थे उसको ही क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। उसने बोला जी ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत है, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है रादर देन कि जो मैंने इलेक्टेड असेंबली बनाई है अनसर्टेन कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जो वो बहुत ज़्यादा अलग थी, जो जिसमें पता ही नहीं चल कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मार्च 1918 में जो पॉलिटिकल अलाइज थी बॉल्शविक की वो अपोज कर रही थी, लेकिन उसके खिलाफ जाके बॉल्शविक ने जर्मनी के साथ पीस पीस की। कहाँ पर? ब्रेस्ट लिटोव्स्क में। ठीक है, इन द ईयर दैट फॉलो, उस ईयर के बाद बॉल्शविक ने बिकम ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत। जो बॉल्शविक पार्टी थी यही एक पार्टी थी जिसने इलेक्शन में पार्ट लिया। किसकी? ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत के। एंड विच बिकम द, जिसके बाद ही क्या बने? पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बनी। अब यहाँ पर क्या हो गया था? रशिया अब वन पार्टी स्टेट बन चुका था। मतलब यहाँ पर सिर्फ कौन सी पार्टी बच गई है? यहाँ पर सिर्फ बॉल्शविक पार्टी बच गई है। मतलब क्यों? क्योंकि उसने जो बॉल्शविक था उसने क्या बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने मना कर दिया तो लेनिन ने उसको ही डिसमिस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ये मे डे डेमोन्स्ट्रेशन है 1918 का, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। जो ट्रेड यूनियन थी वो बहुत ज़्यादा अंडर पार्टी कंट्रोल, मतलब जितनी भी ट्रेड यूनियन थी सबको पार्टी ने अपने कंट्रोल में रख रखा था। सीक्रेट पुलिस इन्होंने लगाई, जैसे कि चीका, फर्स्ट लेटर, OGPU, NKVD। इनका काम ये था कि जो भी बॉल्शविक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी बॉल्शविक के लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं, उनको पनिश करना। मैनी यंग राइटर एंड आर्टिशन, जो राइटर एंड आर्टिशन थे ये उस पार्टी के साथ थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये सोशलिज्म एंड चेंज के लिए खड़ा हुआ है।
आफ्टर अक्टूबर 1917 इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसकी तरफ करने लगे थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ करने लगे थे। बट मैंने बिकम डिसइल्यूशनल, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों की थिंकिंग डिफरेंट हो चुकी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। अब ये डिसइल्यूशनल इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो सेंसरशिप ऑफ पार्टी थी वो क्या हो रही थी, एनकरेज हो रही थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द सिविल वॉर क्या थी। जब बॉल्सविक ने ऑर्डर किया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो रशियन आर्मी थी वो ब्रेक होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि जो सोल्जर थे, ज़्यादातर जो पीसेंट थे, वो ये विश करने लगे थे कि हम अपने घर चले जाएं। किसके लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हम डेजर्टेड ना रहे। डेजर्टेड मतलब ताकि हम छूट ना जाए। जो नॉन बॉल्सविक सोसाइटीज थी, लिबरल थे, और जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने वो जो बॉल्सविक का अपराइज हो रहा था उससे खुश नहीं थे। तो इनके जो लीडर थे वो साउथ रशिया गए और उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज ट्रुप टू फाइट। उन्होंने ट्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो बॉल्सविक के साथ क्या कर सके, लड़ाई कर सके। बॉल्सविक को द रेड बोला गया। 1918 और 1919 में जो ग्रीन्स है, जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी है, और जो वाइट है, प्रो टसारिस्ट है, इन्होंने जो मोस्ट ऑफ जो रशियन एम्पायर था उसको कंट्रोल कर लिया था। इनको बैकअप कौन दे रहा था, इनको ट्रूप्स कौन दे रहा था, इनको फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स दे रहे थे। क्यों, क्योंकि वो खुद परेशान हो रखे थे, वरी हो रहे थे कि जो सोशलिज्म का ग्रोथ हो रहा है रशिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे वॉर चलती रही वैसे वैसे लूटिंग हुई, लोगों ने क्या बोलते हैं, चोरियां वगैरह की, बैंडिट्री की, लोगों को मारा, फेमाइन बिकम कॉमन, मतलब भुखमरी वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के वाइट्स के अंदर में, उन्होंने क्या किया, ऐसे पीसेंट जिन्होंने उनकी लैंड को सीज किया उनको बहुत ज़्यादा मारा। सच एक्शन लीड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्सविक। इसी एक्शन की वजह से जो नॉन बॉल्सविक को सपोर्ट मिल रहा था उसका इनको लॉस हो गया। भाई जनवरी 1920 में जाके जो बॉल्सविक था उसने फिर से जो फॉर्मर पुराना वाला रशिया एम्पायर था उसमें ज़्यादातर में क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। दे सक्सीड ड्यू टू, अभी सक्सीड इसलिए हुए क्योंकि जो बॉल्सविक था वो सक्सीड इसलिए हुआ क्योंकि उसने कॉपरेशन बनानी थी, हाथ मिला लिया था नॉन रशियन नेशनलिटी से एंड मुस्लिम जेडिस्ट से, ठीक है। जो कॉपरेशन था डिड नॉट वर्क, जहाँ पर कॉपरेशन ने काम नहीं किया वहाँ पर जो रशियन कॉलोनिस्ट थे उन्होंने खुद को बॉल्सविक में टर्न कर दिया था, वो चेंज कर दिया था। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बॉल्सविक कॉलोनिस्ट, जो खीवा सेंट्रल एशिया में जो बॉल्सविक कॉलोनिस्ट थे, इन्होंने जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारा। और इसका रीज़न ये दिया कि हम सोशलिज्म को क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। जो मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज थे, जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थे, इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई, मतलब इनको राइट टू गवर्न देमसेल्फ, कि अपना जो अपना जो भी इनको डिसीजन लेना है वो खुद ले सकते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इन द सोवियत यूनियन, किसमें, सोवियत यूनियन यूएसएसआर में। अभी सोवियत यूनियन यूएसएसआर क्या थी, जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर है ये द स्टेट ऑफ बॉल्सविक, ये एक ऐसा स्टेट है जो किसने क्रिएट किया है, बॉल्सविक्स ने। और कब, कहाँ से, रशियन एम्पायर से क्रिएट किया है दिसंबर 1922। मतलब एक स्टेट साइड कर दिया जिसका नाम क्या कर दिया, सोवियत यूनियन यूएसएसआर कर दिया, ठीक है, मतलब उसे अलग बना दिया गया। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद, लेकिन यहाँ पर अनपॉपुलर पॉलिसीज थी कि जो बॉल्सविक फोर्स कर रहा था वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को ताकि वो फोर्स कर सके। इनमें एक पॉलिसी थी कि वो बहुत ज़्यादा जो नोमैडिज्म है, मतलब जो आदिवासी है उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अटेम्प्ट टू, जो बॉल्सविक था वो बहुत डिफरेंट नेशनलिटीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन ये पार्शली हाफ ही सक्सेसफुल हो सका। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, द बॉल्सविक कीप इंडस्ट्री, बॉल्सविक ने जितनी भी इंडस्ट्री थी, जितनी भी बैंक थी, उनको नेशनलाइज रखा, मीन्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा। दे परमिटेड, उन्होंने पीसेंट को परमिट किया कि वो जो सोशलाइज्ड लैंड है उन पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। सोशलाइज्ड लैंड मीन्स लैंड ऑफ नोबेलिटी वगैरह जो इन्होंने अपने कंट्रोल, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ली है।
बॉल्सविक यूज कॉन्फेस्टिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट, बॉल्सविक ने कॉन्फेस्टिकेटेड जितनी भी लैंड उसने दूसरों से छीनी थी उस लैंड में उन्होंने दिखाया कि कलेक्टिव वर्क करने से, एक साथ मिलकर काम करने से कितना ज़्यादा फायदा है। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मीन्स ऐसी एक उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, उसने सेंट्रलाइज प्लानिंग निकाली कि हम वो सारे मिलके काम करेंगे, जिसमें एक प्लानिंग बनाने वाला होगा, एक कुछ काम करने वाला होगा, मतलब इसने पूरी प्लानिंग के साथ करने की सोची। ऑफिशियल एस्टिमेट किया कि आगे जाके हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ आएगी, और इसका जो टारगेट रखा गया वो 5 ईयर का पीरियड रखा गया। इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, जो इन्होंने एस्टिमेट रखा था इसके बेसिस पे 5 ईयर प्लान रखा गया। जो गवर्नमेंट थी उसने सारी प्राइस जो थी वो फिक्स कर दी, ताकि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या कर सके, प्रमोट कर सके। कब किया? जो फर्स्ट दो प्लान थे उनमें, जो 1927 से लेके 1932 तक था, और जो दूसरा 1933 से लेके 1938 तक था, तब तक यहाँ पर इसने क्या किया था, बॉल्शेविक ने प्राइस क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी। सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रशिया में आई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। 1929 से लेकर 1933 तक 100% रिजल्ट मिलने गया था ऑयल, कोल और स्टील इंडस्ट्रीज से। न्यू फैक्ट्री सिटी में बनने लगी। रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क, द कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट था वो 3 साल में अचीव हुआ। वर्कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ जी रहे थे। रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द, मतलब पहले फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क हुए थे। लिविंग क्वार्टर्स में क्या हो रहा था कि अगर विंटर टाइम है और जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से भी 40 डिग्री से भी नीचे जा रखा है, लोगों को क्या करना पड़ता था, 4th फ्लोर से नीचे आना पड़ता था। फिर उनको क्या करनी पड़ती थी, इस सिटी को क्रॉस करना पड़ता था, तब जाके उन्हें कहाँ जब मिलता था, टॉयलेट्स मिलते थे। ये चाइल्ड है वो स्टील प्लांट में, ये डाइनिंग एरिया है, और ये चिल्ड्रन एट स्कूल। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप। अब इन्होंने नई स्कूलिंग सिस्टम डेवलप की, जहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट किया कि जो फैक्ट्री वर्कर है और जो पीसेंट है, अब वो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होंगे, एंटर होंगे। जो नर्सरी थी वो फैक्ट्रीज के अंदर ही इस्टेब्लिश कर दी गई, किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो किसके बच्चे, वुमेन जो वर्कर है उनके बच्चे हैं। अब जो हेल्थ केयर भी था वो भी कम में, चीप में दिया जाने लग गया। जो मॉडर्न लिविंग क्वार्टर वर सेटअप फॉर वर्कर्स के लिए मॉडर्न लिविंग क्वार्टर सेटअप किए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड। जो इनका रिजल्ट था वो इतना ज़्यादा खास नहीं आया था, लेकिन जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो क्या थे, लिमिटेड थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो पीरियड जब हम अर्ली प्लान करे थे, मतलब जब रशिया में अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी चल रही थी उस पीरियड में, तो जो ये अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी थी इसमें एक डिजास्टर आया था जिसका नाम था कल्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1927 से लेकर 1928 तक जो सोवियत रशिया के टाउन थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेन की प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। लेकिन जो पीसेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने ग्रेन को गवर्नमेंट बायर्स को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट बायर्स उनसे फिक्स प्राइस में अनाज लेते थे, जो किसने फिक्स किया, गवर्नमेंट ने। ठीक है, स्टैनलिन हु हेडेड, मतलब जब लेनिन की डेथ हो गई थी उसके बाद स्टैनलिन ने बॉल्शेविक पार्टी को संभाला और इंट्रोड्यूस फिल्म इमरजेंसी मेजर्स, और उसने नए नए इमरजेंसी तरीके निकाले। उसको ये बिलीव था कि जो रिच पीसेंट हैं और जो ट्रेडर हैं उन्होंने अपना जो स्टॉक है वो छुपा के रख रखा है कि इस होप में कि आगे जाके हायर प्राइस हमें इसके मिल जाएंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप। अब जो भी चीज़ें फैल रही थी उनका होना बंद था, और सप्लाईज कन्फेस्टिकेटेड, और सप्लाई को भी हमें क्या करना पड़ रहा था, रखना पड़ रहा था, कन्फेस्टिकेट मतलब छीन के। 1928 में जो पार्टी मेंबर थे टूर द ग्रेन, इन्होंने क्या किया, जो ग्रेन प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पर जाके उनका टूर किया। सुपरवाइजिंग इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन, जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने ग्रेन कलेक्शन को इन्फोर्स किया, और राइडिंग कुलक्स और रेडिंग, जो कुलक्स थे जो हमारे वेल टू डू पीसेंट थे उनके घरों में जाके रेड किया।
A shortage continue, the decision was taken to collective wise farm. शॉर्टेज कंटिन्यू रही और ये डिसीजन लिया गया कि अब हम कल्टिवाइज फार्म करेंगे. इट वाज आर्ग्यू दैट, ये बोला जाता है कि जो ये बोला गया कि जो ग्रेन शॉर्टेज है वो किसकी वजह से हो रही, क्योंकि सबके पास स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है, मतलब किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज़्यादा जमीन है. आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पेसेंट, क्योंकि जो लैंड थी वो फार्मर्स को दी जा चुकी थी. दिस स्मॉल साइज फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, और जो इनके छोटे छोटे, उनका कहना था कि जो ये छोटे छोटे इनके फार्म है इनको हम मॉडर्नाइज नहीं कर सकते. अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग डेवलप करनी है और इंडस्ट्रियल लाइन और विद मशीनरी के साथ साथ चलना है, तो ज़रूरी है कि हम कुलक्स को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, और टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट, टू पीसेंट से लैंड ले एंड एस्टेब्लिश स्टेट, और क्या कर दें, स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म स्टार्ट कर दें. मतलब ऐसे फार्म जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है वो स्टेट है. स्टैनलिन्स कलेक्टिव एजेशन प्रोग्राम, यहाँ पर क्या हुआ, 1929 में जो पार्टी है उसने पीसेंट को फोर्स किया कि कल्टिवेट इन, फोर्स किया कि तुम्हें अब कहाँ पर कल्टिवेट करना है, सिर्फ कलेक्टिव फार्म्स में तुम्हें कल्टिवेट करना है. जो बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म, जो बल्क ऑफ लैंड है, इम्प्लीमेंट्स है, वो ट्रांसफर कर दिए गए किसके पास, जिसके पास ओनरशिप थी कलेक्टिव फार्म्स की. जो पीसेंट है वर्क ऑन द लैंड, एक खेती पे काम कर रहे थे, और जो कॉल को होज, मतलब जो कलेक्टिव फार्म का प्रॉफिट आ रहा था वो सब में शेयर हो रहा था. एंड्रेक्ड पीसेंट रेजिस्ट द अथॉरिटी, जो गुस्सा पीसेंट थे उन्होंने अथॉरिटी को, अथॉरिटी के खिलाफ बोला और उनके लाइव स्टॉक, उनके ग्रेन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया. 1929 से लेके 1931 के बीच में जो नंबर ऑफ कैटल है, जानवर है जैसे गाय भैंस बकरी, इनका जो नंबर है वो 1/3 हो गया था. दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, जिन फार्मर ने कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किया उनको बहुत ज़्यादा सीवियरली पनिश किया गया, बहुत ज़्यादा मारा वगैरह किया. बहुत सारे को तो डिपोर्टेड कर दिया गया, उन्हीं की कंट्री से उन्हें बाहर निकाल दिया गया एंड एक्साइल्ड, फोर्स किया गया कि तुम अब यहाँ से दूर रहना पड़ेगा, तुम इस कंट्री में नहीं रह सकते. एज दे रेजिस्टेड कल्टिवाइजेशन, पीसेंट आर्ग्यू दैट दे वर नॉट रिच. जब वो कल्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे तो पीसेंट ने बोला कि हम अमीर नहीं हैं. दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और वो सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है. दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म, मतलब उनको कलेक्टिव फार्म में ना काम ना करने के रीज़न अलग अलग हैं. स्टैनलिन गवर्नमेंट अलाउ सम इंडिपेंडेंट, इसीलिए स्टैनलिन गवर्नमेंट ने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन को अलाउ कर दिया था. लेकिन जो ये कल्टिवेटर्स को थे इनके खिलाफ स्टैनलिन को बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं थी. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन, कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं हुआ. इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट, मतलब 1930 से लेकिन 1933 तक जो बैड हार्वेस्ट हुई थी उसकी वजह से सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फेमाइन आया था, भुखमरी आया था सोवियत हिस्ट्री में, जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए थे. ठीक है. मैनी विद इन द पार्टी, बहुत सारे जो पार्टी में के लोग थे उन्होंने जो ये कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड प्लान्ड इकोनॉमी के प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है इसको क्रिटिसाइज किया. एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, और जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे कल्टिवाइजेशन की वजह से उसको भी क्या किया, क्रिटिसाइज किया. जो स्टैनलिन थे एंड इज सिंपथसाइजर, उसने चार्ज किया क्रिटिसाइजर को और उन पे, मतलब उनको मारा पीटा, और उसका रीज़न ये दिया कि ये सारे सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं. ठीक है. एक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, जो एक्यूजेशंस थे, मतलब लोगों पे जो इन्होंने एक्यूजेशंस लगाए थे, सवाल उठाए थे, वो पूरी कंट्री में लगाए गए थे. और बाय 1939 2 मिलियन वर, जो 2 मिलियन लोग थे वो प्रिजन में थे, जेल में थे या लेबर कैंप में थे. मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, ज़्यादातर ने तो जो क्राइम के लिए इनमें भेजा गया था वो किए नहीं थे, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ बोला नहीं. जो लार्ज नंबर थे उनको फोर्स किया गया कि वो फॉल्स कन्फेशन करे, कि वो फॉल्स, वो उन्होंने नहीं भी किया है तब भी वो हाँ बोले कि हमने ये किया है, क्योंकि उनको क्या किया गया, टॉर्चर किया गया, बहुत सारे को एग्जीक्यूट किया गया, मारा गया. सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, बहुत सारे इनमें से क्या थे, वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे जिनको इन्होंने एग्जीक्यूट किया. ठीक है.
टू है इसका पार्ट 5 करेंगे। जो पार्ट 4 है और जो पार्ट 5 है वो एक ही वीडियो में है, क्योंकि ये जो पार्ट ये सॉरी ये पार्ट 4 नहीं, ये पार्ट 5 है, क्योंकि जो पार्ट 5 है वो छोटी वीडियो है। ठीक है, अब हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। सिर्फ इसमें यही टॉपिक है और कोई टॉपिक नहीं है। इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बॉल्शविक टुक पावर। जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में पहले से ही, वो अप्रूव नहीं कर रही थी कि किस तरीके से बॉल्शविक ने पावर को अपने अंडर में लिया है और उसको अभी तक अपने पास रखा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन, की मतलब जो वर्कर्स की यहाँ पर स्टेट है उसकी वजह से पीपल की इमेजिनेशन पे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। मैनी कंट्री कम्युनिस्ट पार्टी व फॉर्म, बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की गई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो बॉल्सविक था उसने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को कि वो भी जो हमारे एक्सपेरिमेंट है इनको ट्राई करके देखें। जो बहुत सारे नॉन रशियन थे जो कहाँ से आए थे, आउटसाइड यूएसएसआर से आए थे, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट में 1920 में जो हुई थी। एंड द बॉल्सविक फाउंडेड कॉमेंटरन, मतलब जो ये था बॉल्सविक ने एक इंटरनेशनल यूनियन फाउंड की थी जिसका नाम था प्रो बॉल्सविक सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सम रिसीव एजुकेशन, कुछ लोग यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में क्या एजुकेशन ले रहे थे ऑफ द वर्कर ऑफ द, मतलब कुछ जो लोग थे वो एजुकेशन ले रहे थे यूएसएसआरएस कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में। बाय द टाइम द आउटब्रेक ऑफ द, मतलब जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जो यूएसएसआर थी वो हैड गिवन सोशलिज्म, मतलब जो यूएसएसआर थी उसने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था, वर्ल्ड में एक फेस दे दिया था, और वर्ल्ड स्टेटस एंड एक फेस दिया था। मतलब लोग अब जानने लग गए थे कि यूएसएसआर की वजह से जानने लग गए थे कि सोशलिज्म आखिर है क्या। बाय 1950 तक एक्नॉलेज विद द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वाज नॉट, मतलब बहुत विद इन द कंट्री ये एक्नॉलेज किया गया कि जो यूएसएसआर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर, मतलब जो यूएसएसआर में स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है वो कीप अप नहीं कर रहा है किसके आइडिया से, रशियन रिवॉल्यूशन के आइडिया से। ठीक है, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट में भी ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो सोवियत यूनियन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम क्योंकि एक बैकवर्ड कंट्री है जो बहुत बड़ी पावरफुल बन चुकी है। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप, इसकी इंडस्ट्रीज तो एंड एग्रीकल्चर तो डेवलप हो चुका है। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और अब क्या हो रहा है, जो पुअर है उनको फेड किया जा रहा है। बट इट हैड डिनाई द एसेंशियल फ्रीडम, सब चीज़ें मिल रही है यहाँ पर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम है वही नहीं मिल रही सिटीजन को। कैरिड आउट दिस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी, मतलब जितनी भी ये डेवलपमेंटल पॉलिसी प्रोजेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से जो कंट्री उसमें डेवलपमेंट आया है वो सब रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से आया है, मतलब लोगों को दबा के आया है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी के एंड तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की वो डिक्लाइन हो गई थी। लेकिन दो जो उसके सोशलिस्ट के आइडिया थे वो आज भी जो उसके लोग हैं उनमें आज भी रिस्पेक्ट होते हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, लेकिन हर कंट्री में जो आइडिया था सोशलिज्म का वो रीथिंक किया गया वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे, अलग अलग वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।